Good morning everyone. So today we'll continue the chapter. Okay. कल हमने लास्ट एग्रीकल्चर और इरिगेशन के बारे में पढ़ा. ठीक है. तो आज देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर की कैसे चोल अपना एडमिनिस्ट्रेट करते थे, कैसे अपने आप को, कैसे जो पब्लिक थी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन करते थे. ठीक है. हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड. Settlements of peasants known as Ur became prosperous with the spread of irrigation agriculture. Groups of such villages formed larger units called Nadu. The village council and the Nadu performed several administrative functions, including dispensing justice and collecting taxes. तो क्या था, जो आपके पीजेंट्स थे, ठीक है, जो छोटे छोटे पीजेंट्स के यानी किसानों के जो छोटी छोटी बस्तियां थी, ठीक है, वो क्या कहलाते थे, उनको उर कहा जाता था. ओके. और यही जब उर ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो जाते थे, मतलब ज़्यादा इनके पास पावर आ जाती थी, ठीक है, तो इनके ग्रुप्स को क्या कहा जाता था फिर, नाडू. समझना. हाँ, कि जो छोटे छोटे किसानों की बस्तियां थी उनको उर कहा जाता था, और यही किसानों की बस्तियां जब ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो जाती थी या फिर ज़्यादा इनका एग्रीकल्चर स्प्रेड हो जाता था, तो इन्हीं ग्रुप्स को क्या कहते थे, नाडू कहते थे. द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस. और यही जो नाडू थे और जो विलेज काउंसिल थे मिलकर क्या करते थे, टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे और जस्टिस भी किया करते थे. ठीक है. रिच पीजेंट्स ऑफ द विलल्ला, basically the exact pronunciation is Vilalla. Rich peasants of the Vilalla caste exercised considerable control over the affairs of the Nadu अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट. तो जो रिच पीजेंट्स थे ऑफ द विलल्ला कास्ट, ठीक है, एक विलल्ला कास्ट थी, ठीक है, जो रिच पीजेंट्स हुआ करते थे, रिच पीजेंट्स ऑफ द विलल्ला कास्ट एक्सरसाइज्ड कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट. मीन्स अभी जो नाडू थे, हमने जिनकी नाडू की बात करी, नाडू कौन थे, जो आपके पहले उर थे, यानी ये उर कौन थे, किसानों की छोटी छोटी बस्तियां थी, और यही जब थोड़ा सा ज़्यादा रिच हो जाते थे, ठीक है, तो ये नाडू बन जाते थे. अब ये नाडू क्या करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे, ठीक है. अब इनको इनके ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए कौन थे, विरल्ला थे, ठीक है, ये भी कौन थे, रिच पीजेंट्स थे, और ये चोला गवर्नमेंट के क्या थे, एक पार्ट थे जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए रखे गए थे. ठीक है. द चोला किंग गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स like Muenvelan or Velan or peasants serving three kings, Arayar, chief, etc. as markers of respect and entrusted them with important offices of the state at the center. तो इन्हीं को क्या होता था कि अलग अलग नाम दिया करते थे. ठीक है. जैसे मोहिंद वेलन कहते थे. मोहिंद वेलन क्या होता था, मोहिंद वेलन वो होता था जो आपका तीन राजाओं को एक साथ सेवा दे रहा होता है. ठीक है. अ विलन और अ पीजेंट सर्विंग थ्री किंग्स. तो थ्री किंग्स को सर्विस देने के लिए, या फिर अगर कोई पीजेंट है जो तीन किंग्स को सर्विस दे रहा है, तो उसके लिए नाम क्या होता था, मोवेंद वेलन. याद रखना, मोवेंद वेलन. एंड अरैयार जो चीफ होता था, एज मेकर्स ऑफ मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्टेड दैम विद इम्पोर्टेंट ऑफिस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर. तो उनको अलग अलग स्टेट, अलग अलग उसमें अलग अलग सेक्टर में अलग अलग पोस्ट उनको दे रखी थी, कि भाई सबको अलग अलग काम दिया था, कि भाई आप ये हिस्सा संभालोगे, आप ये सेक्टर देखेंगे. तो अलग अलग लोग थे, जो अरैयार थे, मोवेंद वेलन थे, ठीक है, इनको अलग अलग पोर्शन दिया था कि आप ये चीज़ें संभालेंगे. ठीक है. तो इस तरह से इनका एडमिनिस्ट्रेशन था. ठीक है. तो नाडू को संभालने के लिए इन्होंने क्या कर रखे थे, आपके एक तरह के मुवेंद वेलन रखे थे. ठीक है. और अरैयार थे एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्टेड देम विद इम्पोर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एट द सेंटर. तो उनको अलग अलग क्या दिए जाते थे, ऑफिस दिए जाते थे. नाउ टाइप्स ऑफ लैंड्स. ठीक है.
किस तरह के लैंड दिया करते थे। चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। ठीक है, पहला वेलन वेगाई, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स, जो किसको दी जाती थी, नॉन ब्राह्मण पीजेंट को दी जाती थी, गैर ब्राह्मण कह सकते हो आप इनको, जो ब्राह्मण नहीं है बेसिकली। ठीक है, नॉन ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स को लैंड दी जाती थी उनको कहते थे लैंड ब्रह्मदेय। शाला भोग, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल, किसी स्कूल के मेंटेनेंस के जो लैंड दिया जाता था दैट इज कॉल्ड शाला भोग। एंड देवदाना तिरुमंटुकनी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, जो टेम्पल्स को दी जाती थी उनको कहते थे देवदाना एंड तिरुमंटुकनी। ओके। एंड पल्लीचंदम, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस, जो जैन इंस्टीट्यूशन होते थे मीन्स जैन धर्म की आपने बारे में सुना होगा, जैन बौद्ध। ठीक है, जैन मीन्स महावीर स्वामी के से रिलेटेड जो रिलीजन है। ठीक है, आप जानते भी हैं जैन मीन्स आपका दो तरह के धर्म हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, तो अभी जैन धर्म जो महावीर स्वामी जिससे रिलेट करते हैं वो है जैन। ठीक है, तो पल्लीचंदनम, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस, तो ये आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि कौन सी लैंड किस किस को दी जाती थी, कि ब्रह्मदेव किसे दिया जाता था, शाला भोग किसे दिया जाता था। ठीक है, तो आप इनको याद रखेंगे। We have seen that Brahmins often received land grants or Brahmadeya. As a result, a large number of Brahman settlements emerged in the Kaveri Valley as in other parts of South India. तो हमने देखा कि ब्रह्मदेय यानी कि लैंड जो थी ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा दी जाती थी, तो इस वजह से क्या हुआ कि नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स इमर्ज इन द कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ एज अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। तो यहाँ पर को जो बहुत सारे जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण पीजेंट्स कह सकते हो, या फिर जो ब्राह्मण थे उनके पास बहुत सारी क्या हो गई थी, लैंड हो गई थी, लैंड ग्रांट हो गई थी, उनको बहुत ज़्यादा लैंड मिल गई थी। ठीक है, अब ऑब्वियस था जब इतनी सारी लैंड ग्रांट कर दी गई है तो इन लैंड ग्रांट करने के बाद इसका पूरा कंट्रोल भी तो करना होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया था, ईच ब्रह्मदेय वॉज लुक्ड आफ्टर एन असेंबली और सभा और प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। तो जो हर एक ब्रह्मदेय था, ब्रह्मदेय क्या था, जो लैंड ब्राह्मण को दिया जाता था। ठीक है, तो उसके लिए एक क्या बनाई जाती थी, असेंबली। ईच ब्रह्मदेव वॉज लुक्ड आफ्टर बाई एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। These assemblies worked very efficiently. Their decisions were recorded in details in inscriptions, often on the stone walls of temples. Association of traders, known as Nagaram, also occasionally performed administrative functions in towns. तो इन जो ब्रह्मदेव था, ब्रह्मदेव मतलब जो ब्राह्मण को दी जाती थी लैंड, उसके उसके लुक आफ्टर के लिए एक क्या बनाई गई थी, असेंबली बनाई गई थी। ठीक है, और असेंबली के जितने भी डिसीजंस होते थे उनको इंस्क्रिप्शंस पे लिख दिया जाता था। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस मतलब अभिलेख, पहले के टाइम पे क्या करते थे वो सारी डिटेल्स जो थे अपने इंस्क्रिप्शंस पे लिख देते थे। ठीक है, और या फिर स्टोन, जो स्टोन में लिखे जाते हैं ना इंस्क्रिप्शंस होते थे, या फिर कभी किसी वो उस पर आपका एक पेपर आता था जो आपका पेड़ की छाल से बनता था। आई एम जस्ट नॉट गेटिंग दैट वर्ड राइट नाउ। ओके, लेटर आई विल टेल। तो उन पे ये सब उनके सारे रिकॉर्ड लिखे जाते थे, और स्पेशली वहाँ एक वो था, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स था जिसको नगरम कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे आप, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम, ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो ये जो नगरम था, नगरम मतलब जैसे आप देखते हैं ना अभी भी आज आज की डेट में भी आपको यहाँ क्या मिलते हैं, जैसे व्यापार संघ आप देखते हैं बाज़ार में, व्यापार संघ होते हैं। ठीक है, अपने अपने एसोसिएशन होते हैं ट्रेडर्स के, तो वो भी कुछ ना कुछ रोल करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पर भी चोल डायनेस्टी में भी क्या था, एक एसोसिएशन था ट्रेडर्स का जिसको कहते थे नगरम।
ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखता था, ठीक है, टाउन में। Inscriptions from Uttarmerur in Chingalpur district, Tamil Nadu, provide details of the way in which the sabha was organized. तो एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, जो आपका चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। उसमें सारा आपका ये जो कैसे सभा ऑर्गेनाइज की जाती थी, ठीक है, ये सब इसके चोल डायनेस्टी के बारे में बताया गया है। तो जो ये उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये आपका बेसिकली चोल डायनेस्टी में जो एक किंग हुआ था परांतक फर्स्ट, ठीक है, परांतक फर्स्ट, ठीक है, एक था परांतक परांतक फर्स्ट, ठीक है। तो इसके टाइम का वो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया है वो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चोल डायनेस्टी के बारे में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था या फिर आपका जो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन था और जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था, दोनों के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। तो ये किस टाइम पे के बारे में बताया गया है, बेसिकली परांतक वन जो उस टाइम के पेकिंग था एक चोल डायनेस्टी में, उसके टाइम का बताया गया है पूरा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। This Sabha had separate committees to look after irrigation works, gardens, temples, etc. Names of those eligible to be members of these committees were written on small tickets of palm leaf. These tickets were put into an earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. ओके, तो होता क्या था कि जो एलिजिबल लोग होते थे, अब ये था कि देखो ऐसा है ना कि हमको हम किसको एडमिनिस्ट्रेशन दें, हमको पता है भाई इतने आउट ऑफ 10 ये हैं, इतने एलिजिबल हैं, या ये 10 लोग एलिजिबल हैं। तो हम क्या करेंगे, सबके नाम लिख के एक उसमें डाल दिया पॉट में, एक तरह से आप लकी ड्रॉ जैसा इसको कुछ कह सकते हो, ठीक है, कि जिसका भी नाम आएगा उसको वो दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरह का कुछ था। अब द सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स, gardens, temples, etc. And names of those eligible to be members of this committee were written on a small tickets of palm leaf. These tickets were put into an earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. ठीक है, तो एक बॉय को कहा जाता था कि उसमें से वो क्या करे, पिक करे। इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट, इसको हम अभी देखते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर को कुछ खास रहता नहीं है। चाइना अंडर टांग डायनेस्टी, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो बेसिकली यहाँ पर को हमने जो चोल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, तो आप समझ सकते हैं कि चोल डायनेस्टी मीन्स अपने टाइम का बहुत ही ज़्यादा क्या था, एक डेवलप्ड स्टेट था, ठीक है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन आप देखो कितना शानदार तरीके से, मतलब आज की डेट में भी इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन होते ही हैं, ठीक है। अगर आप विलेजेस में जाएं तो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, मीन्स दे हैड अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इरिगेशन देखा हमने, और इरिगेशन देखा वो भी बहुत शानदार था, ठीक है। और इसका स्कल्पचर जो वहाँ चला वो भी बहुत सही था। और जो टेम्पल्स ने अपने क्राफ्ट बिजनेस चला रखा था वो भी हमने देखा। तो कहने का मतलब ऑल ओवर दी अगर बात करें तो चोल डायनेस्टी का जो अपना स्टेट था वो काफ़ी वेल टू डू था, ठीक है। तो आप इसके बारे में ना लिखिएगा कि चोल डायनेस्टी के बारे में आप क्या लिख पा रहे हैं इस पूरे कंटेंट से मिला के, तो आपको पता चलेगा कि कितना आपको समझ में आया, ठीक है। ये आप एक खाली नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। Now, China under Tang Dynasty. In China, an empire was established under the Tang Dynasty, which remained in power about 300 years, from the 7th to the 10th centuries. Its capital, Xi'an, was one of the largest cities in the world, visited by Turks, Iranians, Indians, Japanese, or Koreans. The Tang Empire was administered by a bureaucracy
recruited through an examination which was open to all who wished to appear for it. The system of selecting official remained in place with some changes till 1911. अब ये कहता है कि ये एक चीज़ बता रहा है कि जो टांग डायनेस्टी थी आपका 7 to 10 सेंचुरी, वहाँ पर को जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो कैसे होता था, एक एग्जामिनेशन के थ्रू होता था। जैसे आप यहाँ देखते हैं ना कि जैसे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को आप अगर इंक्लूड करते हैं तो जैसे आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, यानी कि डीएम है, एसडीएम है, ठीक है। तो ये कैसे बनते हैं, एग्जामिनेशन के थ्रू बनते हैं। तो यहाँ चाइना में ये चीज़ कब से चली आ रही थी, 7th सेंचुरी और 10th सेंचुरी के टाइम पे ही जो ब्यूरोक्रेसी थी वो कैसे रिक्रूट होती थी आपका, विद द हेल्प ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, थ्रू द एग्जामिनेशन। तो एक ये काम आप ये करेंगे कि आप इसको चेक करेंगे कि इंडिया में कैसे ब्यूरोक्रेसी रिक्रूट होती है, ठीक है। तो वो पूरा कैसा लेवल क्या है कि जब हमने बात करी कि आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, ठीक है। तो इनका ये तरीका क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको एक बार सर्च करेंगे कि कैसे बनता है, आप पूछेंगे, ओके। एंड व्हाट अबाउट दिस इंस्क्रिप्शन, who could be a member of a sabha, the उत्तर मेरू inscriptions lays down। तो इस उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शंस के बारे में यहाँ पे तो हल्का सा बताया गया है कि सभा कैसे बनती थी या सभा के मेंबर कौन होते थे। All those who wish to become member of the sabha should be owner of land from which land revenue is collected। ठीक है, तो पहली बात तो जो मेंबर बनेगा सभा का उसके पास वो लैंड होनी चाहिए जिससे रेवेन्यू कलेक्ट होता है। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके पास अपना मकान होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 78 ऑफ एज, इस एज के बीच में होने चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, उनको वेद की नॉलेज होनी चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव का थोड़ा सा पता होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए और ऑनेस्ट होनी चाहिए। इफ़ एनी वन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट 3 years, ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमिटी। कोई अगर लास्ट के 3 साल में अगर कोई किसी कमेटी का मेंबर आया तो फिर वो आगे नहीं बनेगा। एनी वन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, और जिसने अपने अकाउंट सबमिट नहीं किए हैं तो वो भी क्या इलेक्शन में वो भी कंटेस्ट नहीं कर, वो भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह का उत्तर मेरू जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, परांतक फर्स्ट के टाइम का, उसमें बताया गया है कि इस तरह से सभा बनती थी। पूरे ये जब प्रॉपर्टी अगर कोई फॉलो कर रहा है, ठीक है, रूल रेगुलेशन अगर कोई फॉलो कर रहा है तो वही उस सभा का क्या होता था, मेंबर होता था, ठीक है। While inscriptions tell us about kings and powerful men, here is an excerpt from the Periyar Purnam, a 12th century Tamil work which informs us about the lives of ordinary men and women। बेसिकली हाँ, ये बात भी सही है कि जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं बेसिकली किंग, ठीक है, या फिर जो पावरफुल मैन होते हैं उन्हीं के बारे में लिखे जाते हैं। क्योंकि इंस्क्रिप्शंस लिखता कौन था, ठीक है, जो ब्राह्मण थे वही लिखते थे। अब ब्राह्मण अपने आप तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, उनको बताया जाता था कि आप ये लिखिए। अब उनको लिखने के बदले क्या मिलता था, उसके बदले में उनको हो सकता था लैंड मिले या फिर कुछ उस टाइम पे जो करेंसी चलती थी वो मिल जाए, ठीक है। तो ऑब्वियस था कि ऐसा कोई काम करवा रहा है तो वो पावरफुल मैन ही हो सकता है या फिर किंग ही हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कौन करता था, कोई पावरफुल मैन या फिर किंग ही करते थे। लेकिन हियर इज एन except from the Periyarpuram, a 12th century Tamil work which informs us about the lives of ordinary men and women। लेकिन यहाँ पर कोई एक अलग सा इंस्क्रिप्शन हमको मिलता है जो औरों से अलग है, ठीक है। पेरियारपुरम जो आपका तमिलनाडु में यानी कि साउथ में ऑर्डिनरी मैन और वुमेन के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। ऑन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ वाज अ स्मॉल हैमलेट ऑफ पुलियाज, ठीक है, ओके। आप ऐसा करेंगे कि इसको आप खुद देखेंगे, आप देखेंगे कि इसमें
जो मैन और वुमेन के बारे में कंडीशंस बताई गई हैं कि कैसे वहाँ के लोग थे। देखो ऐसा होता है ना, जब भी हम इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं हमको उसमें सिर्फ यही पता चल पाता है कि किंग्स क्या करते थे, ठीक है, वो कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव करते थे, कभी भी हमको पब्लिक का साइड पता नहीं चलता है, ठीक है। ऐसा ही ये तो पुरानी हिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ पर भी हमको यही मिलता है। आप जितने भी हमारे वॉइसराय हुए, ठीक है, जितने भी गवर्नर जनरल हुए, सब ने अपने अपने जितने भी उन्होंने काम किए सबका डिटेल रखा। अब उस डिटेल में भी कभी भी ये नहीं था कि भाई पब्लिक क्या सोचती थी, ठीक है, पब्लिक के बारे में और कुछ नहीं बताया गया था। सब किसके बारे में बताया गया था कि उन्होंने क्या काम किया। तो लेकिन यहाँ पर कोई एक एक्सेप्ट है, यानी कि एक कह सकते हो कि एक एक्सेप्शनल है, जिसमें आपको बताया गया है कि जो ऑर्डिनरी मैन थे, वुमेन थे, वो उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है, ठीक है। ओके, तो इसके बारे में आप देखेंगे, ठीक है, ये वाला इंस्क्रिप्शन आप खुद ही से देखेंगे कि क्या इसमें बताया गया है। नॉर्मल बातें बताई गई हैं कि वहाँ की लाइफ कैसी थी। ओके, तो पेरियार पुरम, इसके बारे में आप देख लेंगे एक बार कि क्या क्या इसमें बताया। नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है, कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, कैसे झोपड़ियों में रहते थे, कि कैसी उनकी बस्तियाँ थी, वो क्या काम करते थे, इस बारे में ही बताया गया है, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे और ओके, बाकी इसमें कोई समस्या है नहीं, हमने चैप्टर भी कंप्लीट आपका कर लिया है, ठीक है। ओके।